हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 7 जिसका नाम है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर की 4 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये 5th वीडियो है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो इन 3 स्टेट्स में जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो कैसे डिफरेंट है, चलिए समझते हैं। व्हाट रोल डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग प्ले इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टेट। इस इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है, ये कैसे डिटरमाइन करता है इन तीनों की क्वालिटीज़ को, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को। Let us perform the following activities to find answers to these questions. Let us experiment. चलिए ये एक्टिविटी करते हैं समझने के लिए। Take a syringe without a needle. Pull the plunger of the syringe outwards in a fully extended position. एक सिरिंज लीजिए जिसमें नीडल ना हो। अब इसके प्लंगर को बाहर की तरफ खींचिए, इस सिरिंज के प्लंगर को बाहर की तरफ खींचिए। Place your thumb over the open end of the syringe to prevent the air present inside the syringe from escaping. अब अपना जो अंगूठा है इसे सिरिंज के ओपन एंड पर लगा दीजिए जिससे इसमें से एयर बाहर न जा सके। Push the plunger slowly and steadily inward. अब जो ये प्लंगर है इसे अंदर की तरफ पुश कीजिए। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? As you do this, you will notice that the volume of air inside the syringe decreases. जब आप ऐसा करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि जो एयर का वॉल्यूम है सिरिंज के अंदर वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है। What can we say about the behavior of gas in the syringe? तो हम इससे सिरिंज में गैस के बिहेवियर के बारे में क्या कह सकते हैं? When you compress the air by pushing the plunger, the particles are forced to come closer. जब आप प्लंगर को पुश करते हैं जिससे एयर कंप्रेस हो जाती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। दिस शोज दैट द गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम इन देयर नेचुरल स्टेट। तो इससे ये पता चलता है कि गैस पार्टिकल के बीच में काफ़ी सारा स्पेस होता है, बहुत स्पेस होता है उनकी नेचुरल स्टेट में। एंड दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। और जब हम एक्सटर्नल प्रेशर उस पर लगाते हैं तो हम इस स्पेस को कम कर सकते हैं। गैस के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर कम कर सकते हैं। इफ़ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंगर द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड एंड द प्लंगर मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब आप प्लंगर को पुश करना बंद कर देते हैं तो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो फिर से स्प्रेड होने लगते हैं और जो प्लंगर होता है फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ये जो प्लंगर है फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग वाटर एंड ऑब्जर्व। इस एक्टिविटी को आप वाटर के साथ भी कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। यू विड ऑब्जर्व दैट वाटर इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो वाटर होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसे दबाया नहीं जा सकता गैस की तरह। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन लिक्विड्स। अब लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस का पता लगाने के लिए हम एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं। लेट अस ऑब्जर्व। टेक अ ग्लास वेसल, फिल इट अबाउट हाफ विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर ए। एक ग्लास वेसल लीजिए और इसे आधा भर दीजिए पानी से और इसका जो लेवल है उसे ए से मार्क कर दीजिए, इस तरीके से फिगर में जैसे दिखाया गया उस तरीके से। एड 2 टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट। अब इसमें 2 चम्मच भरकर शुगर डाल दीजिए। मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द ग्लास वेसल बी। अब वाटर लेवल बढ़ जाएगा, अब इस बढ़े हुए वाटर लेवल को बी से मार्क कर दीजिए। स्टिर द वाटर विथ अ ग्लास रॉड टू डिसॉल्व द शुगर। अब शुगर को डिसॉल्व करने के लिए इसे एक ग्लास रॉड से स्टिर कीजिए पानी को। प्रिडिक्ट वेदर द वाटर लेवल विल इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द मार्क बी। अब बताइए कि जो वाटर का लेवल है वो
शुगर को घोलने के पहले और शुगर के घुलने के बाद क्या बढ़ता है या घटता है? मार्क दिस वाटर लेवल अगेन सी। अब इस वाटर लेवल को मतलब शुगर के घुलने के बाद जो वाटर लेवल आया उसे हम सी से मार्क करेंगे। इस तरीके से हमारे पास 3 मार्किंग आ जाती हैं, ए, बी और सी। ये ए मार्किंग हम ए जब मार्क करते हैं जब इसमें केवल वाटर भरा था, हम इसमें शुगर डाल देते हैं लेकिन इसे घोलते नहीं हैं, और जो भी इंक्रीज होता है वाटर के वॉल्यूम में जो भी इंक्रीज होता है उसे हम बी से मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद जब हम शुगर को पानी में घोलते हैं तो जो भी वॉल्यूम आता है, वो जो भी लेवल आता है उसे हम सी से मार्क कर देते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर लेवल? अब वाटर लेवल में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? यू विल ऑब्जर्व दैट इनिशियली व्हेन शुगर इज एडेड द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस, बट आफ्टर डिसोल्यूशन इट मे डिक्रीज टू सम एक्सटेंट। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि इनिशियली जब शुगर ऐड की जाती है तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इट मे डिक्रीज टू सम एक्सटेंट सिंस द बट आफ्टर डिसोल्यूशन इट मे डिक्रीज टू सम एक्सटेंट। लेकिन जब हम शक्कर को मिला देते हैं वाटर में तो ये जो वाटर लेवल है थोड़ा सा कम हो जाता है। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर एंड शुगर, it indicates that there is some space between the water particles. The particles of the dissolved substance occupy these spaces. क्योंकि जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो वाटर और शुगर दोनों के वॉल्यूम से कम होता है। मतलब जब हम इसमें शुगर को घोल देते हैं तो उसका वॉल्यूम अलग अलग जो वाटर और शुगर का वॉल्यूम होता है उसके वॉल्यूम से कम होता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वाटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसके बीच में वो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं घोलने पर। द पार्टिकल्स ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस ऑक्यूपाई दीज स्पेसेस। रिपीट द एक्टिविटी 7.7 विथ सम अदर सॉल्युबल सॉलिड्स सच एज कॉमन सॉल्ट और ग्लूकोज। इस एक्टिविटी को आप दूसरे सब्सटेंस के साथ कीजिए जैसे कॉमन सॉल्ट और ग्लूकोज, और इनसॉल्युबल सॉलिड्स जैसे कि सैंड और स्टोन पीसेस के साथ भी ये एक्टिविटी कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस? डू द सैंड पार्टिकल्स डिसॉल्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या सैंड पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में? डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल चेंज आफ्टर मिक्सिंग एंड वाई? क्या वाटर का वॉल्यूम चेंज होता है जब हम सैंड को वाटर में मिक्स कर देते हैं, और क्यों? शुगर एंड सैंड आर बोथ सॉलिड्स, व्हाई डज शुगर डिसॉल्व इन वाटर बट सैंड डज नॉट? शुगर और सैंड दोनों ही सॉलिड हैं, लेकिन शुगर डिसॉल्व हो जाती है वाटर में बट सैंड नहीं होती है, क्योंकि जो शुगर होती है उसके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वो उसमें घुल जाते हैं शुगर मॉलिक्यूल। लेकिन सैंड के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर में नहीं घुल पाते हैं क्योंकि वो उसके साथ में बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। सैंड इज अ सॉलिड दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सैंड एक सॉलिड है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। When added to water, the sand particles settle down and occupy some space in the container. जब सैंड में जब वाटर को डाला जाता है तो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के बॉटम में सेटल हो जाते हैं और कंटेनर में कुछ स्पेस घेर लेते हैं, जिससे जो टोटल वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। What do you think about the interparticle spacing in solids? अब सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, मतलब पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं? यू लर्नड अर्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपने अभी पहले ही पढ़ा है कि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास में है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। सो दीज पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आर क्लोजली पैक्ड। इसलिए जो पार्टिकल हैं
वो एक दूसरे वो मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं और वे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर रहे हैं। हाउएवर, डिस्पाइट close packing, some space is left between the particles as shown in figure 7.12a. इनके बीच में क्लोज पैकिंग, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्लोज पैकिंग होने के बावजूद कुछ आपको स्पेस, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये स्पेस दिख रहा है थोड़ा सा। यू माइट अज्यूम दैट द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज फिल्ड विथ एयर, बट दिस इज नॉट द केस। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये जो थोड़ा सा स्पेस है वो इसमें गैस भरी हुई है, एयर भरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे कंटेन नथिंग एट ऑल, इसमें कुछ नहीं भरा होता। दे कंटेन figure 7.12 summarizes the packing of particles and the interparticle spacing in the three states of matter। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अब आप यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल्स देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में का जो स्पेस है उससे ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा कम होता है, इसीलिए इनके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब ये गैस के पार्टिकल हैं, इनके बीच में स्पेस लिक्विड के पार्टिकल से भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनका जो वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होता है, जबकि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, और सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होते हैं। A step further, often we use the term particle in different context। हम पार्टिकल टर्म का यूज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से करते हैं। The meaning of this term changes with the context. For example, while talking about air pollution, the term suspended particulate matter is used। जब हम एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं suspended particulate matter। This term refers to the tiny dust particles suspended in air and not the constituent particles of matter which are extremely small as compared to the dust particles। तो ये जो टर्म है ये एयर में जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एयर में, उसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर पार्टिकल शब्द का यूज़। और इसका यूज़ हम एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए नहीं करते हैं, मतलब मैटर के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैटर जिसमें जैसे एयर में डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डस्ट पार्टिकल से एयर बनी हुई है, क्योंकि एयर तो दूसरे पार्टिकल से बनी हुई है, जबकि हम जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो खुद ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इनफैक्ट इवन दीज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो खुद ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्टिकल शब्द का यूज़ हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू।